आज हम लोग एक संक्षिप्त चर्चा के दरमियान राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल पर चर्चा करेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 360 में किया गया है। सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कि जो वित्तीय आपातकाल है क्या, या इसके उद्घोषणा का आधार क्या है। तो इसमें उद्घोषणा के आधार में अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यदि समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है, तो समस्त देश की संघ और शासन प्रांतों की शक्तियों का वह स्वयं संचालन कर सकता है या अपने हाथ में ले सकता है। बात आ जाती है वित्तीय साख खतरे में। साख क्या होती है? तो साख का मतलब होता है कि भाई जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द क्रेडिट, अरे हमारा क्रेडिट गिर जाएगा। तो वैसे ही साख भी कई प्रकार की होती है। साख में आप देखेंगे तो एक वृत्त है, दूसरा वित्त है। जब आपका चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तब उसको लोग कहते हैं फला व्यक्ति का कैरेक्टर गिर गया है। जब आप के विवेक पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो कहते हैं फला व्यक्ति बौद्धिक तौर पर दिवालिया हो गया है। तो वैसे ही वित्तीय स्थिति पर जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, यानी वित्तीय आपत्ति आ जाए या धन संबंधी संकट आ जाए, तो धन संबंधी संकट में क्या कहा जाता है कि फलाने के जो घर के डामाडोल स्थिति गड़बड़ बा, उनका स्थिति डामाडोल बा। तो वैसे ही जब देश में वित्तीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, धन संबंधी संकट उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम लोग वित्तीय आपातकाल के नाम से पुकारते हैं। तो उद्घोषणा का आधार यहीं से प्राप्त होता है कि यदि राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि भारत की वित्तीय साख खतरे में है, तो वह इस शक्ति का प्रयोग 360 के अंतर्गत कर सकता है। बात आ जाती है प्रक्रिया क्या है इसकी। तो प्रक्रिया भी वही लगभग जो है समान है जो 356 की है कि घोषित तिथि के, यानी जिस दिन राष्ट्रपति उद्घोषणा कर रहा है वित्तीय आपातकाल की, उस तिथि के 2 माह के भीतर इसके लिए संसदीय अनुमोदन आवश्यक होता है। यानी 2 माह के भीतर यदि उसे संसद से अनुमति नहीं मिला तो वह उसका घोषणा स्वतः समाप्त माना जाएगा। अगर मान लीजिए मिल गया तब क्या होगा? तो मिल गया तो इसे राष्ट्रपति, ये जो वित्तीय आपातकाल है वह अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। बात होती है कि बहुमत किस प्रकार का होगा, तो यहाँ भी जो है सामान्य बहुमत की आवश्यकता है। एक बार हम लोग पुनः कवर कर लें। जब 352 को आपने पढ़ा था तो वहाँ जो प्रक्रिया आपने पढ़ा था, तो प्रक्रिया में अंतर क्या था कि वहाँ राष्ट्रपति को अपनी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 1 महीने के अंदर कराए जाने की आवश्यकता थी, यानी 1 महीने के अंदर संसदीय स्वीकृति आवश्यक था। और बहुमत का प्रकार क्या था? 2/3 बहुमत था। जबकि 356 और 360 वाले दोनों ही परिस्थितियों में जो बहुमत है वह साधारण बहुमत होगा और जो समय सीमा है वह 2 माह होगा। चलिए यहाँ तक हम लोग स्पष्ट हो गए। यदि इस अवधि में लोकसभा का विघटन हो जाए, एक प्रश्न उठता है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे कहा गया है कि राज्यसभा से वह अनुमति लेगा, यानी लोकसभा भंग हो जाए जिस समय घोषणा की जाए, ना अस्तित्व में हो, तब क्या होगा? तो राज्यसभा से अनुमति लेगा। तथा नवीन लोकसभा के प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर ऐसी स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। यानी जो नई लोकसभा चुन के आएगी उसकी जो प्रथम बैठक होगी, उस बैठक के 30 दिन के अंदर इस विषय पर स्वीकृति आवश्यक होगा। फिर बात आ जाता है कि चलिए ठीक है, यहाँ तक बढ़िया है। इसकी अधिकतम समय सीमा क्या होगी? 3 साल होगा कि 1 साल होगा कि 5 साल होगा? तो इसकी संविधान के द्वारा कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। क्या इसे बढ़ाने के लिए फिर जो है एक बार संसदीय अनुमोदन जो मिल जाएगा उसको कितने समय तक लिए बढ़ाया जाएगा? क्योंकि दोनों में हमने पढ़ा था 6 माह के लिए जो है अनुमोदन लेना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक बार संसदीय अनुमोदन के बाद इसे जारी रखने हेतु तो पुनः मंजूरी की आवश्यकता नहीं, यानी एक बार संसदीय अनुमोदन के बाद इसे अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि जो है देश की साख पुनः कह सकते हैं कि सुरक्षित ना हो जाए, या उस वित्तीय स्थिति जो आपात स्थिति है वह पुनः सामान्य स्थिति में परिवर्तित ना हो जाए। फिर वापसी
के संदर्भ में क्या है, तो वही चीज है कि राष्ट्रपति द्वारा घोषित आदेश से इसे वापस लिया जा सकता है, जिसके लिए जो है संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया तीनों ही प्रकार के आपातकाल में सम्यक तौर पर लागू होती है, यानी 352 में भी यही है, 356 में भी यही है, 360 में भी यही है कि यानी राष्ट्रपति पुनः घोषणा के माध्यम से अपनी पूर्व घोषणा को वापस ले सकता है। इसमें संसद के किसी प्रकार की मंजूरी अथवा स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। अंत में बात आ जाती है प्रभाव इसका क्या होगा। तो पहला है केंद्रीय कार्यकारिणी को प्रांतों को वित्तीय क्षेत्र में निर्देश, यानी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, संघीय कार्यपालिका है, वह प्रांतों को वित्तीय क्षेत्र में धन संबंधी क्षेत्रों में या धन के जो है खर्च में निर्देश दे सकता है। फिर दूसरा है प्रांतीय सेवाओं में कार्यरत लोगों के वेतन में कटौती, यानी क्या निर्देश देगा, तो इसमें निम्न निर्देश वह देगा। प्रांतीय सेवाओं में कार्यरत लोगों के वेतन में कटौती, यानी यहाँ संघ निर्देश दे सकता है प्रांतीय सरकारों को कि जो भी प्रांत में सेवारत लोग हैं उनके वेतन में वह कटौती करे। दूसरा, प्रांतीय विधायिका द्वारा पारित वित्त पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, यानी जो प्रांतीय विधायिका के द्वारा जो बजट पारित किया जाएगा, वित्त माने बजट, उस बजट पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। कहेंगे सर बजट पर स्वीकृति की क्या आवश्यकता है, तो जाहिर सी बात है एक महीने की जब आपकी कमाई होती है तो उसका भी आप बजट बनाते हैं कि यहाँ इतना पैसा खर्च करेंगे, वहाँ उतना पैसा खर्च करेंगे, वहाँ उतना पैसा खर्च करेंगे। तो इसी प्रकार से देश का भी अपना साल भर का बजट होता है कि कहाँ कितना क्या कैसे खर्च करना है। प्रांतीय सरकारों का भी साल भर का अपना बजट होता है कि कहाँ कब कैसे कितना कहाँ खर्च करना है। आप देखते हैं कि घर पे जब कोई आपत्ति काल रहता है, शादी पड़ा हो, विवाह पड़ा हो, कोई बीमारी हो, तब लोग कहते हैं कि देखो भैया खर्चा में कमी कैदा, जो बहुत जरूरी खर्चा बा उसी को जो है केवल पूरा कीजिए, यानी जिसके बिना आपका कार्य चलना संभव ही ना हो, यानी जो अनिवार्य खर्चे हैं। तो वैसे ही यहाँ पे संघ सरकार यह जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसलिए रखा गया क्योंकि राष्ट्रपति यह देखता है कि इस बजट में क्या कुछ कटौती किया जाना संभव है, क्या बजट में कहीं ऐसे मदों पर तो नहीं खर्च किया गया है जिस पर खर्च किए जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसके लिए रखा जाता है। फिर है कि राष्ट्रपति द्वारा फिर इसमें क्या किया जाएगा, तो राष्ट्रपति द्वारा दो चीजें हैं। संघीय सेवाओं में कार्यरत सभी प्राधिकारियों के वेतन में कटौती का आदेश राष्ट्रपति दे सकता है, यानी अभी तक तो प्रांत की हम लोग देख रहे थे। यहाँ राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा वित्तीय आपातकाल में कि जो संघीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो भी सेवारत कर्मचारी हैं, प्राधिकारी हैं, वह उनके वेतन में कटौती का आदेश दे सकता है, जिससे कि वित्तीय स्थिति से को पुनः सुधारा जा सके। और दूसरा, यशस्वी व एचएससी के न्यायाधीशों के वेतन में भी कटौती किया जा सकता है इस संदर्भ में, यानी वो भी इससे छूते नहीं हैं। जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनके भी वेतन में कटौती किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह चर्चा यहीं संपन्न होती है। अगली चर्चा परिचर्चा में हम भारतीय प्रधानमंत्री से अवगत होंगे। आज हम लोग राष्ट्रपति की चर्चा का यहीं समापन करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें आप लोगों को ना समझ में आ रही हो वो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। धन्यवाद।